द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आमिर इलियास राना साहब। राना साहब इस्लामाबाद में डेली एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं और गुज़श्ता 30 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं अरविंद सहारन साहब। अरविंद सहारन का ताल्लुक इंडिया से है और ये गुज़श्ता 16-17 साल से न्यूजीलैंड में मुकीम है। मशहूर व मारूफ यूट्यूबर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। राना साहब, हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे बात करना चाह रहे हैं। तो क्या वजह है कि इस वक्त जितने ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के ख़राब हैं, शायद ही किसी दो मुल्कों के हों। तो हमने 74 साल इस दुश्मनी में गुजार दिए हैं। तो क्या अब हमें कोई तरीका ऐसा ढूंढना चाहिए कि हम इस नफरत से, इस दुश्मनी से बाहर निकल सकें, इसलिए कि हमारी मईशत के जो हालात हैं, हमारा जो सोशल सेक्टर है, हमारे बाकी जो शोबे हैं, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं इस दुश्मनी की वजह से। और इस पे मुनीर न्याजी का एक मुझे शेर याद आता है कि गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। तो आप क्या कहेंगे इन चीजों के बारे में? देखें, बात सिंपल सी है कि इस पे बेशुमार गुफ्तगू हो चुकी हैं, मुकालमे हो चुके हैं और फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए तमाम राब्ते हुए हैं। लेकिन बात वहाँ पे आती है कि क्या नीयत में फतूर है या नीयत इस बात की है जो आपने स्टार्ट में कहा कि इससे नुकसानात कितने हुए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार कोशिशें हुई कि ये ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं किसी तरीके से, लेकिन हर दफ़ा फिर उसके अंदर रखना अंदाजी इंडिया की तरफ से बराह रास्त हुई, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से हुई और ये वाक़यात सामने मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो वो मोदी साहब की हल्फ बर्दारी में पहुँच गए थे, उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन मोदी सरकार ने क्या दिया बदले में। और आज तक मैं लेटेस्ट हिस्ट्री पे हूँ, हम 99 और उसके पीछे नहीं जा रहे, कारगिल पे, उस पर भी चले जाएंगे गुफ्तगू के दौरान। लेकिन बदले में क्या मिला? इमरान खान साहब मोदी साहब की जीत के लिए ये कहते रहे कि हाँ, इनके जीतने से उम्मीद होगी कि हालात बेहतर होंगे, और अब वो उनको वही कुछ के हिटलर हैं, फाशिस्ट हैं, कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। और ख़ुद मोदी साहब ने जो जाके बांग्लादेश में स्टेटमेंट दी, बांग्लादेश के हवाले से दी और फिर बलूचिस्तान के बारे में बात की, तो मेरा ख्याल है उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। लेकिन इसके बावजूद फिर इंटेलिजेंस इदारों की बैकग्राउंड गुफ्तगू शुरू हुई और वो फिर रुक गई। अच्छा अरविंद, आप क्या कहेंगे जो राना साहब ने कहा? जी, आमिर इलियास राणा साहब ने कहा कि जब से मोदी साहब आए हैं, जब से उनकी आमद हुई है, उसके बाद ताल्लुकात भारत पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने तो बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिला और तमाम बातें इंटेलिजेंस एजेंसीज की और न जाने क्या क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को हम जब भी देखते हैं तो हमें 2014 से नहीं देखना चाहिए। 2014 से पहले भी एक हिंदुस्तान था और एक पाकिस्तान भी था। ये दोनों मुल्क 1947 में वजूद में आए थे। हमें कहानी को शुरू करना होगा जब महाराजा कश्मीर के साथ पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया और उसके बाद उसकी वायलेशन भी की, कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन करके। उसके बाद इंडिया पर अटैक भी किया। उसके बाद 65 की जंग भी हुई है, 71 भी हुई है। उसके बाद हमारे दरमियान कारगिल की भी एक बहुत बड़ी जंग हुई है। फिर ये देखें, कारगिल के बाद में मुंबई के हमले हुए, उरी का हमला हुआ और उसके बाद ये पुलवामा के अटैक हुए। तो ये तमाम एक पूरी हिस्ट्री है जिसको हमें एज अ कंप्लीट उसको पैकेज में देखना चाहिए। एक आइसोलेशन में ये कहना कि जी मोदी साहब की वजह से ये हो गया, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर एनालिसिस। कुछ वक्त पहले असद दुरानी साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जब वाजपेयी साहब लाहौर गए तो उसके बाद कारगिल का अटैक हो गया, तो लाहौर डिक्लेरेशन और कारगिल का वॉर, ये तो दोनों बज़ाहिर कॉन्ट्रोडिक्टरी इकदाम हैं।
तो इसके लिए क्या हम ये कहें कि हिंदुस्तान को आप ब्लेम करना जायज है, और वुड यू नो टॉक अबाउट द फेलियर ऑफ योर ओन एस्टेब्लिशमेंट? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारी अपनी गलती है। एक फॉर्मर DGISI जब ये कहें कि ये हमारी गलती है, और उससे पहले एयर मार्शल असगर खान साहब ये कह चुके हों कि तमाम जंगें हमने पहले शुरू की है, तो वो एक हिस्ट्री का बैगेज है जिसको हम जो है अनफॉर्चुनेटली हमें उसको साथ लेके चलना पड़ता है। वी कांट लीव इट असाइड। अच्छा राणा साहब, आपने मशरकी पाकिस्तान की भी बात की, तो क्या वो बुनियादी तौर पर हमारी गलती नहीं थी कि हमने एक वहां इलेक्शन करवाए? आज हर बंदा मानता है जी पाकिस्तान के वो शायद वाहिद फ्री और फेयर इलेक्शंस थे। शेख मुजीब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता, उसको हमने इक़्तिदार देने के बजाय उन बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। और हबीब जालिब ने क्या कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। हम अपनी गलतियों और कोताहियों पर तो तवज्जो नहीं देते और सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं जी कि इंडिया ने उससे फायदा उठाया। तो क्या हमारे हुक्मरानों को ये पता नहीं था कि अगर हम अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो इंडिया फायदा उठाएगा? और इंडिया में भी आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज जा चुके थे। जब 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज दूसरे मुल्क में मौजूद हों, वहां के अवाम आपके खिलाफ हो चुके हों, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं ऐसे मुल्क से जिससे आपके ताल्लुकात जो थे कशीदा थे, जिनकी जंगें हो चुकी थी? तो क्या पाकिस्तान को कोई खुद एहतसाबी करनी चाहिए, कोई इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, या इसी ब्लेम गेम में ही रहना चाहिए? देखें शकील चौधरी साहब, आप ब्लेम गेम पे आ गए जो अरविंद ने गुफ्तगू की। आपका सवाल जो था वो एक मुस्तकबिल की तरफ था कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को समाजी तौर पे और सारी चीज़ों में क्या आगे जाने का हक नहीं है, जो मैं समझता हूँ जो आपका बुनियादी सवाल था। मैं इसलिए 1947 से शुरू नहीं हुआ, मैंने एक लेटेस्ट हिस्ट्री का कह के कहा कि अगर बात करनी होगी तो हम चले जाएंगे। अब महाराजा पे भी हम चले गए, तो महाराजा के इस बाद UN में कौन गया था, फिर तो हम एक बहस में पड़ जाएंगे ना। फिर ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, वो तो हमारे सामने है, कोई चीज़ छुपी तो नहीं हुई कि कौन पहले गया कौन बाद में गया। बांग्लादेश में इस पे बहस, मतलब अब अगर तुम्हें इसे वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है या हमें इनके अंदर रहना है कि माजी में किसने क्या किया, फिर तो ये 74 साल की जो तारीख है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जिसको इन्होंने दहशतगर्दी कहा, वो हमारे मुल्क पे बालाकोट पे हमला किसने किया, उसका जवाब हमने दिया। हमने आपका पायलट वापस कर दिया। मतलब फिर हम लग जाएंगे ना इसी काम पे कि या तो आप एक साइड पे प्रोग्राम को सेट कर लें कि हाँ हमने आगे का रास्ता ढूंढना है। मैंने इसलिए की कि रिसेंट हिस्ट्री की बात सिर्फ इसलिए की कि हाँ कि अगर क्या पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा, मैंने सिर्फ इमरान खान का नहीं कहा, मैंने नवाज शरीफ साहब से शुरू किया था कि वो गए थे, ठीक है, वो किस लिए गए थे, बदले में उन्हें क्या मिला, उनसे मुराद किसी की जात नहीं थी। ये दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बात थी कि हाँ क्या हम पिछले बैगेज को छोड़ के आगे ठीक चल सकते हैं, क्या हम रास्ते तलाश कर सकते हैं। वो नवाज शरीफ ही थे ना जो वाजपेयी को लेके आए थे लाहौर में, पाकिस्तान में लेके आए थे ना। वो उसमें क्या था, वो पाकिस्तान का हुक्मरान था। फिर वो इतने साल के बाद दोबारा आया, उसने फिर कोशिश की। फिर इमरान खान आए, उन्होंने भी कोशिश की। हम यहाँ उन पर तनकीद करते हैं, लें जी आप दुआएं कर रहे थे कि वो जीत जाए, और उन्होंने कश्मीर में आज बेड़ा गर्क करके रख दिया है वहां पे मुसलमानों का। आप एक बांग्लादेश के इलेक्शन को कहते हैं कि जी था वहां मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन कौन से होते हैं जहाँ पे रियासती असम्बली को बिठा दिया जाता है, और अब वहां पे सारे के सारे इंटरनेशनल मुआहिदों को छोड़ के गसब किया हुआ है सारे का सारा कि जी ठीक है आप किस तरफ जा रहे हैं, प्लेबिसाइड का वादा कौन लेके आया था। फिर तो हम इस पे गुफ्तगू करना शुरू कर दें तो एक एक सब्जेक्ट ऐसा है कि कई कई दिन हम उस पर गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारे जर्नैल, आपके जर्नैल, किसी का कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, किसी का कोई सियासतदान पुराना, सब ने किताबें लिख दी हैं, सब अपनी अपनी कहानी अपने आप को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। इशू क्या है कि यूरोप ने अपने आप की कितनी लड़ाइयां लड़ी, कहीं सिंसियरिटी के साथ वो चल पड़े। हम एक दूसरे के साथ दावे करते हैं और फिर क्या होता है, फिर हम सिर्फ ब्लेम गेम पे ही बैठे हुए ना। उसमें बालाकोट में कौन सा मदरसा था, वो फिर ठीक था ना कि जी ये कब्बा मरा पड़ा था, उस मिसाइल से
जो इंडियन फोर्सेस ने आके मारा और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया। अब ना वो मुतनाज़िया बात थी, जवाब भी मिला और फिर F-16 का ड्रामा किया गया। अब वो दोनों मुल्कों में कहानी शुरू हो गई ना कि F-16 तो गिरा नहीं था, वो तो अमेरिका अनाउंस कर देता कि हाँ पाकिस्तान का F-16 गिरा इंडिया में। वो नहीं हो सका, वो सिर्फ वहां अपने लोगों को दिखाने के लिए, पूरा करने के लिए काम किया गया कि हाँ जी आर्जी तौर पे ये भी था, ये भी है। हमें सोचना ये होगा कि अगर हम ये प्रोग्राम्स ये सोच के कर रहे हैं कि हमें रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों मुल्कों के अवाम वो किस गुर्बत की उसमें चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए क्या कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। अब जो आप अफगानिस्तान में चले जाएं तो वहां पे जो इंडिया कूद के पहुंचा अमेरिका के जरिए, क्रॉस करके पहुंचा कि जी किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट चली गई उनके जरिए हम पाकिस्तान के, और वो दहशतगर्दी जो उस फिर उन कॉन्सुलेट से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाए, जो दहशतगर्दी हुई, हम फिर कलभूषण पे भी आ जाएंगे। मैं अब ये पूरी हिस्ट्री आपने सुनाई, मैं भी सुन के बताया, हम आगे कहाँ चले। अच्छा राणा साहब, आपने जो ये सारा बयान किया उस पे फोकस आपका पिछले 5-6 साल पे है, तो क्या हिस्ट्री जो है वो 5-6 साल पहले शुरू हुई इन दोनों मुल्कों की? तो क्या पाकिस्तान में ये एहसास मौजूद है कि हमने भी गलतियां की? अब एयर मार्शल असगर खान जैसा रिस्पेक्टेड आदमी जब ये कहता है कि जितनी भी पाक भारत जंगें हुई आगाज पाकिस्तान की तरफ से हुआ, और जब नरेंद्र मोदी जो हैं नवाज शरीफ से मिलने लाहौर आए, उसके बाद क्या हुआ? पठानकोट हुआ और कहा गया मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो क्या इस रवैये के साथ आप कोई ताल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं? अरविंद, आप क्या कहेंगे इन बात चीजों के बारे में? जी, मैं सिर्फ इनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा ब्लेम गेम में नहीं पड़ते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे वाकयात बयान किए और एक तरह से ब्लेम गेम ही था। मैं वादा करता हूं कि मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ूंगा। मैं यहीं से शुरू करता हूं। ये इन्होंने बड़ी मुस्बत बात की है, आगे की तरफ देखते हैं। ब्लेम गेम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वैसे ये चाहें तो हम जो भी प्लेबिसाइट के वादे हैं और वो सारे हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम मसले के हल की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने अभी पिछले साल ही अक्टूबर में जब ये पीडीएम का मार्च हो रहा था, 3-4 बार कौम से खिताब किया लंदन से। उनके पहले जो सबसे पहला उनका खिताब था उसमें उन्होंने क्या बातें कही? उन्होंने कहा कि मैं जब कभी भी अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरे पीछे ये फौजी जर्नैल आके खड़े हो जाते हैं। ये दोज वर द वर्ड्स ऑफ नवाज शरीफ साहब, और मुझे वो काम करने नहीं देते। नवाज शरीफ साहब को हटाने वाले लोगों की बारे में भी बात की जाए। नवाज शरीफ साहब जिस सिंसियरिटी में इंडिया आए, मोदी साहब भी उतनी ही सिंसियरिटी से वो जब अफगानिस्तान गए हुए थे तो फोन किया मियां साहब ने और पूछा कि मोदी साहब ये बताएं आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं तो काबुल आया हुआ हूं। तो उन्होंने कहा अभी तो वापस जाते वक्त आप यहाँ से होते हुए जाइए, घर में शादी है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आता हूँ। और विदाउट किसी नोटिस के या अपने जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनको पूरी ब्रीफिंग दिए, वो तमाम प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करके लाहौर पहुंच गए। वो उससे भी बड़ा जेस्चर है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मोदी साहब ने खुद ये बयान किया कि कोई भी एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट से जब मिलता है उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं नहीं जाता। उन्होंने वो रिस्क भी लिया, उनके घर भी गए। मोदी साहब का एक शिकवा है पाकिस्तान के अवाम से, हुक्मरानों से। उन्होंने कहा कि हम बात करें तो किससे बात करें? वहां पे इलेक्टेड हुक्मरान जो हैं उनसे बात करें, उनकी फौज से बात करें। हमें पता नहीं है कि वहां पे डिसीजन मेकिंग जो है वो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो उनका चुना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इन दिस केस, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सवाल पाकिस्तान की अपनी सियासत के अंदर हर रोज बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और न जाने किन किन नामों से बुलाया जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी किसके हाथ में होनी चाहिए? हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन जर्नैल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ में बैठ के और फिर वहां से वो बराबर डिक्टेशन लें। शाह महमूद कुरैशी साहब को आसिफ गफूर से लेके लेटेस्ट जो DGISPR तक सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर में बैठ के उनको डिक्टेशन देते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिया की हुकूमत बनाती है। ये एक ऐसा तस्लीम शुदा फैक्ट है जिसके ऊपर कोई आई डोंट थिंक कोई इसको चैलेंज कर सकता है। तो हम बात करें
तो किससे करें, ये राणा साहब बताएं। जी राणा साहब, आपने अफगानिस्तान में कॉन्सुलेट्स की भी बात की इंडिया के, और पाकिस्तानी मीडिया में मुझे पता है बहुत इस लिहाज से रिपोर्टिंग होती रही है, और किसी ने कहा कि वहाँ 14 कौंसल खाने हैं, किसी ने कहा 26 हैं, किसी ने 35 कहा। और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम जो सेनेटर भी थे PMLN के, उन्होंने नवाए वक्त में लिखा जी पाक अफगान बॉर्डर पर दर्जनों कौंसल खाने हैं इंडिया के, और एक अखबार ने तो उनकी तादाद 65 तक पहुंचा दी थी। आपकी क्या इत्तला है इस हवाले से? देखें जी, वो हिस्ट्री हो गया ना कि कॉन्सुलेट से दहशतगर्दी की तरगीब हुई, ट्रेनिंग हुई, मास्टर ट्रेनर आए, और वो अब सारे खत्म हो गए क्योंकि इंडियंस को जाना पड़ा वहां से, इस सेंस में कि वो रिजीम चली गई जिनको ये ट्रेनिंग दे रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, जिनको ये चला रहे थे प्रॉक्सी में, और वो सारे के सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर। सर लेट्स नॉट और वो गेट नाम इनटू द क्या था ब्लेम जी? गेम। मैंने ब्लेम गेम नहीं किया है, आपसे सवाल ये पूछा गया है कि कितने काउंसिल खाने हैं। कौंसल खाने थे कितने हैं पाकिस्तानी मीडिया में? सर मैं आप मेरी बात सुने ना, सवाल शकील साहब कर रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, आपने ये कहा कि मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा। मैंने ब्लेम, अब जब आपने कह दिया ब्लेम गेम नहीं करना है, तो आई डिड नॉट ब्लेम पाकिस्तान एट ऑल। तो सारी की सारी गुफ्तगू वहीं चली गई, और फिर शकील साहब ने सवाल किया, मैं आपने गुफ्तगू की, मैं तो अभी आऊंगा ना उस तरफ। अभी होस्ट ने एक सवाल किया, मैं इनकी तादाद के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उसको देखा है, मैंने उसको सफर किया है, मेरे पाकिस्तान ने सफर किया है। एक दुश्मन जो हमारा मुल्क, आप हमें जो मर्जी कहें, लेकिन हमारी रियलिटी ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे मुल्क की सियासत क्या है, हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत कौन करता है, वहां पे ट्रेन किसने जलाई थी, वहां पे किसने क्या किया था, मुसलमानों को जलाया था, हम क्या किस किस बात को करें। असल इशू ये है कि क्या सिंसियरिटी से बैठ के ये कहने की बात है, क्या मकबूजा कश्मीर को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे था, जो मोदी साहब ने आइन अपना बदल दिया, काउंसिल खाने कितने हैं, सॉरी टू से इस तरह से डिबेट नहीं, छोड़ के कहा कि ब्रीफली आंसर दें। हमारी और आपकी गुफ्तगू जब होनी है तो वो किसी एक सेट पैटर्न पे होनी है कि जी आप, हमारा मेन कोर इशू क्या है, कोर इशू है कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किसका है, उसके प्लेबिसाइड के लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, दोनों मुल्कों को किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मतलब हमें जब तक हम बुनियादी हम किस में फंसे हैं, हमारी बड़ी क्लियर बात है कि जी जब तक आप मकबूजा कश्मीर का मामला क्लियर नहीं करते, आपके और हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। हम जितने मर्जी, मतलब जनरल मुशर्रफ के साथ मैं आगरा समिट में गया था, वहां वो किस उससे गए थे कि जी बिल्कुल ठीक है, हमें बातचीत करनी गई चाहिए। एक वो शख्स जिसके पास सारी टोपियां मौजूद थी, जो आर्मी चीफ भी थे, जो सदर भी थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, मतलब आप चलें वन टाइम ये देख लें कि जी किससे बात करनी है, वही बात करने के लिए गए थे। और वहां पे क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दिया आगरा में एंड पे जनरल मुशर्रफ को उस वक्त। मतलब मैं उनके पाकिस्तान के रोल में तनकीद करने वालों में होऊंगा, लेकिन जब मैं अपने सदर के साथ, या मेरा सदर कहीं जा रहा हो पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हुए, मैं उसके उस कंडक्ट को देखूंगा कि वो क्यों गया था। वो गया ना, वाजपेयी यहाँ आए थे तो जनरल मुशर्रफ वहां गए थे, वो इसीलिए गए थे कि बातचीत करके रास्ता निकाला जाए, और वहां पे एकदम एंड कर दिया गया आगरा समिट में, और गुफ्तगू खत्म कर दी गई। हमारी तो सारी हिस्ट्री इसी तरह पड़ी हुई है कि एक इधर से आया, एक उधर से चला गया। क्या हुआ, जो आपने पॉइंट अभी उठाया था कि जी वो मोदी साहब कहते हैं मैं बात किससे करूं, वो हमारे सदर पाकिस्तान जो सारी कैप्स मौजूद थी, जो गए थे, वो किस लिए गए थे, तो वहां पे किसने उसको खत्म किया, आप मुझे उसका बता दें। मैं, मोदी साहब ने, आप अभी तो कह रहे थे कि मैं हाल ही की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिर आप मोदी साहब का हवाला देके और आप जा रहे हैं वाजपेयी साहब के टेन्योर में। मेरे ख्याल से इनका सवाल सिर्फ ये था कि काउंसिल खाने कितने हैं, जिसका आपने जवाब दिया नहीं सर। नहीं सर, मैं नहीं दूंगा उसका जवाब कि मेरा ये, मैं यहाँ हिसाब किताब के लिए नहीं बैठा कि जी आपके 12 थे, आपके 14 थे, वहां से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही थी। सवाल ये है कि वो क्यों थे, वहां पे क्या कर रहे थे। असल बात यह है कि आपको एक मौका मिला, क्या वो आप तय करेंगे अफगानिस्तान में कितने, ये जो काउंसिल खाने हैं वो किसके होने चाहिए, कितने होने चाहिए? नहीं, तो ये मेरा सवाल है, पाकिस्तान, मेरा तो बनेगा पाकिस्तान का सैटेलाइट स्टेट तो नहीं है ना अफगानिस्तान, वो तो अफगान गवर्नमेंट, वो अफगान गवर्नमेंट जो भी थी, जैसी भी थी, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट थी पूरी दुनिया पाकिस्तान की, के अंदर एक्सपोर्ट की, जो आप लोगों ने मास्टर ट्रेनर बना के बिठाए। मुझे आप ये बताएं
कि इस तरह तो काम नहीं चलता ना कि दहशतगर्दी तो इंडिया एक्सपोर्ट करे और आप कहें कि पाकिस्तान वहां पे कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा राणा साहब, कश्मीर की हम बात कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तानियों को नहीं बताए जाते। लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच ने जुलाई 2013 में नवाए वक्त में एक आर्टिकल लिखा, और मुझे हैरत हुई कि नवाए वक्त ने वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर का जो इल्हाक हुआ, जो एक्सेशन हुई इंडिया से, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ट्राइबल इन्वेजन था, और वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कश्मीरियों के साथ, कश्मीर के साथ, और उसकी वायलेशन की, और उन चीजों की सप्लाई भी हमने रोक दी जिनकी पेमेंट की जा चुकी थी। और उस वक्त जबकि कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। और वो ट्राइबल इन्वेजन जो था, उसने न सिर्फ हिंदुओं और सिखों को मारा पीटा, उन्होंने जो क्रिश्चियन नन्स थी उनको मारा पीटा, और जो मुसलमान थे बहुत सारे उनका भी उन्होंने शिकार किया। और उसके बावजूद ये सर अक्टूबर 47 की बात है जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ, उसके बाद भी सरदार शौकत हयात की किताब देख लीजिए, एजेके के जो पहले प्रेसिडेंट थे सरदार इब्राहिम, उनकी किताब देख लीजिए, इवन बहुत से और लोगों ने भी ये लिखा है, फरोज खान नून ने ये लिखा है कि सरदार पटेल ने ये ऑफर की कि पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाए, कश्मीर ले ले। आज हमें बताया जाता है जी कश्मीर हमारी शाहराग है, और उस वक्त आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था। सरदार शौकत हयात ये कहते हैं, मैं लियाकत अली खान के पास गया कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें, ये बहुत अच्छी ऑफर है, कश्मीर में हमारी कैंपेन अच्छी नहीं जा रही। उस पर लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? तो सर ये है तारीख जो लोगों को नहीं बताई जाती। और जो प्लेबिसिट की बात है, उस पर मैं पूछूंगा अरविंद से कि प्लेबिसिट का जो वादा था उसका क्या बना। जी अरविंद। मैं जानना चाहता हूं पहले तो कि आमिर इलियास राणा साहब प्लेबिसाइट के बारे में क्या जानते हैं, पहले ये वजाहत कर दें, उसके बाद मैं भी बात कर दूंगा। प्लेबिसाइट तक ही महदूद रखें तो बेहतर है। मेरा ख्याल है टाइम बचाएं, आप बताइए कि क्या थी अंडरस्टैंडिंग आपकी, क्या है मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान से काफी मुख्तलिफ है, इवन यू नो इट। बेहतर हो राणा साहब इस बात का जवाब दें तो प्लीज। देखें, ये आप वहां पहुंच गए, कॉन्सुलेट कितने हैं, आप बात करें कौन गया था वहां पे, हिस्ट्री के ऊपर और हिस्ट्री को मिला के आगे चलने के ऊपर, क्योंकि हम तो यही करेंगे ना कि आपके कॉन्सुलेट पे आप फंस गए और कॉन्सुलेट की बात नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से प्लेबिसाइट की बात हो रही है। एक मिनट, जो शकील चौधरी साहब ने जितनी चीजें पढ़ के सुनाई, क्या वो कहीं खुफिया जंबील में थी? वो पाकिस्तान के अंदर छपी, तो पाकिस्तान के लोगों से कैसे छुप गई? नवाए वक्त का मजमून अगर छपता है और शकील चौधरी साहब यहाँ इस प्रोग्राम में सुना रहे हैं, क्या वो मजमून पाकिस्तान के अंदर नहीं प्रिंट होके निकला था? ये सारी पाकिस्तान की आप शकील साहब सुना रहे हैं ना हिस्ट्री, किसी और की नहीं सुना रहे। वो हम और आप अगर किताबें उठा के हम बैठ जाएं कि जी हाँ उस वक्त उसने ये कहा था, किताब किसने लिखी थी, किसने जवाब दिया था, इशू ये है कि क्या हमने इसी बहस में रहना है, या हम किसी को तैयार कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ जाके दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्योंकि इंडिया का तो दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ है ना। ओहो ये तो मसला ही नहीं है, यहाँ मिलता है। आपसे सवाल ये पूछा गया है प्लेबिसाइट के ऊपर, बात ये है कि आपसे सवाल हुआ था, आप अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। राणा साहब बात ये है, चूंकि आपने कहा कश्मीर सबसे बड़ा इशू है, तो कश्मीर इशू को समझना भी तो जरूरी है ना कि इशू है क्या। तो सर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लेबिसाइट से, आपने कहा इंडिया मुनहरिफ हो गया, तो सर वो क्या वादा था, क्या यूएन रेजोल्यूशन में कहा गया था? मैंने जी सर। चौधरी साहब आवाज आ रही है? जी जी। मैंने ये कहा था, जब अरविंद ने ये बात कही थी, मैंने कहा कि वहां गया कौन था, उस वादे से पंडित नेहरू गए थे। अब मेहरबानी करके ये बताएं प्लेबिसाइट में क्या था जो हमने पूरा नहीं किया। ऊपर उसकी हर चीज लिखी पड़ी हुई है, कोई चीज जुबानी नहीं है। इशू ये है कि उसके ऊपर आने के लिए, बातचीत करने के लिए दहशतगर्दी की आड़ ली जाती है। इस चीज के ऊपर आने के लिए क्या वादा था, ये सवाल है। आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल I कुव्वतों don't की think he तरफ से, knows. अमेरिका He's की just तरफ से bluffing खास around. तौर पे Yeah. इंडिया को सपोर्ट मिलती है, और वो चुप रहते हैं जो कुछ भी इंडिया करता I है don't think पाकिस्तान he में। knows और about जो पाकिस्तान के ऊपर resolutions. अगर गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर इल्जामात लगाने Please शुरू ask कर him the देते हैं, questions, सर, उसके अंदर राणा गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। प्लीज, राणा साहब प्लीज, एक इशू पे हम रहे, 50 इश्यूज को हम नहीं डिस्कस कर सकते। प्लीज प्लेबिसाइट पे बताइए, नेहरू गए थे। आप देखें ना सर, मैं नहीं मैं फिनिश। उस पे आपने सवाल अरविंद से पूछा है, वो जवाब दें, मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले वो बोले। सर अपना अरविंद टाइम बचाएं प्लीज, फिर लंबा हो जाएगा। मैं तो बचाऊंगा क्योंकि मुझे पता है पहली बात तो ये है, आपको जो पता है बोलिए। मैं बता रहा हूं। पहली बात है, जिस प्लेबिसाइट की बात हर पाकिस्तानी करता है, हर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, हर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर करते हैं, ये एक बात करते हैं यूएन रेजोल्यूशन 47 की, और इसकी 3 सैलिएंट फीचर्स हैं। पहली फीचर ये है कि पाकिस्तान अपने यहां से नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन और अपनी आर्मी को बाहर निकाले। पूछा गया क्यों निकाले पाकिस्तान बाहर, तो यूएन ने कहा कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए पाकिस्तान बाहर निकालेगा। दूसरी शर्त यह थी कि इंडिया भी डीमिलिटराइज करेगा, लेकिन इंडिया को इजाजत होगी कि वो वहां पर ट्रूप्स की मिनिमल प्रेजेंस रख सके ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके। फिर यह था कि इंटरनेशनल वॉच एजेंसी के तहत वहां पर प्लेबिसाइट होना था। ये तीनों स्टेप्स थे और ये सीक्वेंशियल थे कि आप पहले को फुलफिल करेंगे, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। पाकिस्तान नेवर फुलफिल्ड द फर्स्ट स्टेप। सो जिस रेजोल्यूशन को हर पाकिस्तानी बात करता रहता है, खुदारा अपने ऊपर एक रहम करें और जाके उसको पढ़ लें, किसी इंडियन वेबसाइट पे या इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं, यूएन की वेबसाइट पे जाएं, आप वहां जाकर इसे पढ़ें और उसके बाद अपने हुक्मरानों से ये सवाल पूछें। वहां प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट कि वो प्लेबिसाइट नहीं हुआ है। जी, ये इसे कहते हैं पॉइंट। टाइम वेस्ट नहीं करता। और एक मिनट पॉइंट की मैं आपको बता दूं, मुझे पता था कि अरविंद ने यही बोलना है। इन्होंने कोई अपनी तरफ से हिस्ट्री नहीं बयान की, खुद नहीं बनाई। तो पहले ही बोल देते कि अरविंद आप बोले, सवाल का जवाब आपने, मैं क्यों दूं? अब तो आपने तो कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी आपने। बनाने के नहीं, आप तो पॉइंट बना रहे थे कि शायद मुझे पता नहीं है। मैं हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था जब आपने पॉइंट शुरू किए। ये कोई ऐसी चीज आपने रिकॉर्ड, कोई एटमी सीरीज नहीं निकाल दी कि जी ये मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता, ये सबको पता है। यही वो बात है कि जहां से गुफ्तगू खत्म होती है यहीं से शुरू होनी है, और इसी पे फैसला होगा जब कभी आपका और हमारा डिस्प्यूट तय होगा कि हाँ कैसे करना है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ क़यादतें आई हैं दोनों तरफ, वहां पे क्या वादे हुए, क्यों नहीं हो सका, पानी के क्या हुआ, अब हम फिर सब इकट्ठे करते चले जाएंगे, क्योंकि हम 47 पे आ गए, अक्टूबर 47 की करारदाद पे आ गए। तो 47 में जो जुल्म, जो एक मुआहदा तय करके हुआ था, क्या यहाँ लाशें नहीं आई, क्या पूरे के पूरे खानदान वहां सिखों और हिंदुओं ने नहीं उजाड़े, वहां से जुल्म होके आया था। अगर कबायली इन्वेजन हुई है उसकी भी कुछ वजूहात थी, मतलब वो सब के सब यहीं के मुसलमान कत्ल और गारत होके वहां से मुहाजिर होके आए। क्या हुआ, यहाँ से किसी ने मार के भेज दिए थे, हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे। असल इशू यही है कि इन सब हिस्ट्री की तमाम चीजों को लेके अगर कोई गुफ्तगू होनी है वो ये होनी है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वरना किताबें आप भी पढ़ लें, पॉइंट आप भी ले लें। मैं कोई पॉइंट लिख के नहीं बैठा हुआ, मैं आपके सामने जुबानी बात कर रहा हूं, क्योंकि चीजें बड़ी क्लियर हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है। हाँ, कभी इधर से कभी उधर से। बांग्लादेश पे माने मोदी सर, I don't think this is the answer that I'm looking for here. He is doing continuously, he is just blaming. He is not answering a single question here. शकील साहब भी उसी पे चले गए कि कितने महाजिर वहां चले गए, तो वो क्या करें क्या ना करें, तो ये सब चीजें हमें लेके चलनी पड़ेंगी, बिल्कुल लेके चलनी पड़ेंगी। राणा साहब बात सुनिए, ये मुझे पता है कि पाकिस्तान में इस हवाले से जो नैरेटिव है वो क्या है, और आपने अभी बात की 47 में जो कत्लो गारत हुई उस पे सर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब है, सबसे डिटेल्ड वर्क है पंजाब के फसादात पे, तो सर वो भी पढ़ लीजिए प्लीज। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वन साइडेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पूरा सच नहीं बताया जाता। ये उन्होंने दिखा रहे हैं उनकी किताब, ये प्लीज देख लीजिए। और ये आपको शायद पता ना हो
कि पंजाब में जो फसादात हुए थे वो मार्च 47 में रावलपिंडी और मुल्तान से शुरू हुए थे, और फ्रीडम एट मिडनाइट जो किसी इंडियन ने नहीं लिखी, उसमें कहूटा का एक वाकया लिखा हुआ है कि मार्च 47 में वहां पे हिंदुओं और सिखों को जिंदा जलाया गया। तो सर ये भी एक हिस्ट्री है। और ये शकील साहब एक हिस्ट्री आपने और अरवन ने दोनों ने पढ़ी हुई है। मेरे तो फादर और ग्रैंडफादर हिजरत करके आए थे, मैंने वो बीती देखी और सुनी है। आप मुझे ये सुना रहे हैं किताब में क्या लिखा है? हम मेरी फैमिली, खानदान का खानदान करनाल से, तहसील कैथल से, गांव हाबड़ी से हिजरत करके आया, और बेशुमार लोग आए, मुसलमान कट के आए, मर के आए, आधे आधे खानदान आए। आप किस बात को बात सुना रहे हैं सर? राणा साहब लिख दिया है वहां क्या हुआ था, मैं आपको वो बता रहा हूं। राणा साहब प्लीज, राणा साहब मेरी फैमिली भी अंबाला से आई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फैमिली ने अगर सफर किया तो मैं बाकियों की सफरिंग को इनकार कर दूं। सर हिस्ट्री जो है ना, सर मेरी बात प्लीज, बात सुन ले। जो लोग आए सब ने किया। सर मेरी बात सुन लेना प्लीज, मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात सुनूंगा। सर मैं ये कह रहा हूं, एक फैमिली की, एक बंदे की स्टोरी पे जाके हम सारी हिस्ट्री को निगेट नहीं कर सकते। आपकी फैमिली ने सफर किया, बेशुमार हिंदुओं और सिखों ने भी सफर किया, उसको भी निगेट ना करें प्लीज। अच्छा अरविंद, आप क्या कहते हैं? जब आप दोनों एक बात करते हैं, मैंने मिसाल इसलिए दी कि मैं वो शख्स हूं जिसको ये पता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। आपने अब अंबाला का हवाला दिया ना, जब मैंने ये कहा, क्योंकि मुझे किताब से आप पढ़ाने चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां हो क्या रहा था, मुसलमानों के साथ बीत क्या रही थी, कि मुसलमान किस आलम में हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। मुसलमानों ने की थी क्या हिजरत? यहाँ की आप चंद सिलेक्टेड मुसलमानों ने की थी क्या हिजरत? सुना दें, मुसलमानों ने हिजरत की थी क्या? राणा साहब प्लीज हिस्ट्री को जरा डिस्पैशनेटली पढ़िए। सबसे बड़ा फसाद सर 46 में हुआ था, जहां से ये आगाज हुआ वो कलकत्ता में हुआ था। वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। वहां पे 4000 लोग मारे गए थे 2 दिन के अंदर अंदर, जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। उसके फिर ये फसादात थे जो पूरे इंडिया में फैले। और हमीद उल हक चौधरी जो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे 50s में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उसका आगाज मुसलमानों की तरफ से हुआ और हिंदू भी पूरी तरह तैयार थे। तो सर हिस्ट्री जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, जो ओरल हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, उसको इतना क्रीडेंस ना दें। बाकी हिस्ट्री भी पढ़िए, हिंदुओं सिखों ने भी बड़ा सफर किया, तो सर उसका इनकार ना कीजिए। ये नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। जी अरविंद जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हाउ कन्वीनियंटली इन्होंने ये कहा कि चूंकि मेरी फैमिली वहां से आई है, हमने सफर किया है, इसलिए जो मेरा वर्जन है वो ही एक आखिरी वर्जन है। नो सर, I am here to apologize wholeheartedly to each and every Muslim who had migrated from India to Pakistan। हर एक परिवार, हर एक शख्स से मैं माफी मांगता हूं जिनके साथ जाती हुई, जिनको मारा गया। लेकिन मैं यहां पर यह भी बताता चलूं कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद पाकिस्तानी हिस्टोरियन है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। आप किसी आदमी की पूरी रिसर्च को फेंक नहीं सकते हैं इस तरह से। उन्होंने खुद बताया है कि मार्च 1947 में रावलपिंडी और मुल्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। उसके बाद में जो हुआ है वो एक रिएक्शन है, एक एक्शन का रिएक्शन है। ये तमाम बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और अपना वर्जन जो है वो नहीं बता सकते हैं। क्या आप यहां पर पूरे, मैंने पाकिस्तान देखा है, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मैंने सारा देखा है, मुझे कहीं हिंदू नजर नहीं आता। हरियाणा में मुसलमान लाखों की तादाद में है, पंजाब में लाखों की तादाद में है हमारी तरफ। आपने एक भी हिंदू नहीं छोड़ा। क्या वजह है राणा साहब? वो क्या हवा में गायब हो गए सारे के सारे? डिड दे जस्ट वैनिश इन द एयर, या आप लोगों ने उनको मार के भगाया? ये बताएं। और अगर आप लोगों ने मार के भगाया तो जैसे मैंने बड़ा दिल रखते हुए माफी मांगी है, आप भी मांगे। देखें, ये जो है ना कि मैंने बड़ा दिल कर लिया और दो मेरे माफी मांगे ना, आपने नहीं किया, बात को घुमाए फिराए ना राणा साहब। आप अपनी बात कर चुके, मैं नहीं बोला। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। नंबर 1, आप अपनी बिल्कुल क्लैरिटी से बात कर चुके, मैंने बिल्कुल कोई एक लफ्ज नहीं बोला और आप नहीं बोलेंगे। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि मैंने सवाल किया मुझे जवाब दें, सवाल वो कर रहा है जवाब मैं दूं। भाई मैं अपनी बात करूंगा, आप अपनी बात कर चुके। आप अपनी बात में चले जाएं, आपको लाखों हिंदू मिलेंगे।
सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं सर। के साथ मिलेंगे। अगर यहाँ पे जब आपने बाबरी मस्जिद लगाई, यहाँ पे जो पुराने ओल्ड टेम्पल्स भी थे मुसलमानों ने खराब किए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सारे दोबारा ठीक करके दिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चकवाल के अंदर मंदिरों को दोबारा ठीक करवाया। मंदिरों की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ इंसानों की बात हो रही है फिलहाल। तो व्हाई डोंट यू आंसर द क्वेश्चन? मैं बात, स्टॉप वेस्टिंग टाइम फॉर गॉड सेक प्लीज। आपको अगर बहुत ज्यादा शौक है गुफ्तगू करने का, मैं खामोश हो जाऊंगा, क्योंकि आपको ये सवाल का जवाब नहीं है। दूसरे की गुफ्तगू। क्या पंजाब में आप कह रहे हैं सिंध में हिंदू हैं? मेरा सवाल ये है पंजाब में क्यों नहीं है? आप अपनी मर्जी का सवाल पूछ के मर्जी का जवाब नहीं ले सकते। अगर मैंने आपको बताया कि सिख वहां पे हिंदू मौजूद हैं, पेशावर में अगर सिख मौजूद हैं, वहां से पाकिस्तान में आने के लिए सिखों को अगर राहदारी पंजाब में राहदारी किसने दी है? राहदारी की बात सवाल पार्टीशन के दौरान दंगों का है, राहदारी तो आपकी दी है। मैंने आपको बताया कि पार्टीशन के दरमियान जो जुल्म हुआ वो मुसलमानों के साथ हुआ। मैंने मिसाल इसलिए खानदान की दी कि आप किताबों की कहानी मत करें। बात सिंपल है सबकी कि वहां पे जुल्म हुआ था। बात इसलिए की, इसे शकील साहब मैंने इसीलिए कहा, मैं बीच में नहीं बोला। अब आपको भी सवाल का जवाब तो ये देना का मुझे जवाब सिंध में हिंदुओं का पंजाब के हिंदुओं से क्या ताल्लुक है? तो आप भी थोड़ा खामोशी से सुने। वो पाकिस्तान के ऊपर टोटल ब्लेम कर रहे हैं और गलत बयानी फरमा रहे हैं। उनको अपनी मर्जी का जगह सिलेक्ट करके, मुझे हिंदू नजर नहीं आया, मुझे फलान नजर नहीं आया। मैं इंडिया गया, वो मुझे कहता ले ले जाए कश्मीर। अच्छा वहां पे क्या है? अगर हमारा कोई बंदा चला जाए, बैठने नहीं देते किसी को कहीं पे, पीछे 4-4 बंदे लगे हुए होते हैं। अगर कोई विजिटर हो या जर्नलिस्ट हो, पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। आज के इंडिया में, आज के दिल्ली में, आज के न्यू दिल्ली में, कहीं और की मैं बात नहीं कर रहा आपको कि दूर दूर चले जाएं। आप जब गए, आपको किसी ने गाली नहीं दी होगी पाकिस्तान में लाहौर में फिरते हुए। आपके अंदर इतना हेट भरा होता है इंडिया के अंदर कि कोई यहाँ पे आपको लोग प्यार से मिलते हैं कि हमारा ये मेहमान आया है। हमारी हिस्ट्री भी यही है और हमने किया भी यही है। लेकिन आप ये नहीं बात करेंगे, आपको किसी ने गाली दी सारे विजिट में। अच्छा राणा साहब मेरा ख्याल हम मौजू से थोड़ा हट गए हैं, हम मौजू पे रहें प्लीज। तो अच्छा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं, उनको बड़ी मोहब्बत मिलती है। बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान आते हैं, उनको बड़ी मोहब्बत मिलती है, वो इशू नहीं है। लेकिन सर फसादात की आपने बात की, तो क्या फसादात में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम नहीं हुआ? ये बात है। पाकिस्तान में ये एक विक्टिमहुड का एक नैरेटिव है, मुझे पता है इसका, और मैंने खुद भी इस पे काफी रिसर्च की है। तो उस पे एक किताब भी लिखी गई थी जब अमृतसर जल रहा था, ख्वाजा इफ्तिखार की, वो मैंने पढ़ी भी है। और वो भी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको ऐसे वाकयात मिल जाएंगे कि मुसलमानों ने अमृतसर में कैसे गुंडागर्दी की, एक गरीब हिंदू को एक पहलवान ने मारा वहां पे, और वो कहानी बड़ी पढ़ने वाली है। एनीहाउ, तो मसला ये है कि पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में, पार्टीशन की जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं और सिखों ने हमारे साथ ज्यादती की, हमने कोई ज्यादती नहीं की। ये बहुत ही एक मिसलीडिंग वर्जन है हिस्ट्री का। तो जैसे अरविंद ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं जो कत्लो गारत हुई, क्या आप भी जरूरी समझते हैं कि मुसलमानों को भी या आपको भी इस पे माजरत करनी चाहिए कि हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं सिखों को मारा? ये एक तरफा नहीं थी किलिंग। ये जो आपने अभी जिस किताब का हवाला दिया कि जी एक सिख को मारा गया कि हिंदू को मारा गया अमृतसर में, ये जो मैंने अपनी हिस्ट्री बयान की, जो पाकिस्तान की क्रिएशन की हिस्ट्री है, ये सारे लोग वहीं से चल के, जल के, मर के, आधे टूटे फूटे खानदान आए थे। मैंने वो मिसाल बताई है। आप शकील साहब वो मिसाल किसी की नहीं दे रहे। आप सिर्फ बात से बात मिला के गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी अरविंद ने माफी मांग लिया, आप भी माफी मांग लें। लेकिन आप जो वर्शन देते हैं वो सारा वो वर्शन है जो इंडियन वर्शन है। आप हिस्ट्री के नाम पे कहीं पे ये आपने पूरे 30 मिनट या 35 मिनट जितनी हमारी गुफ्तगू हो गई, कहीं आपने कहा कि हिंदू और सिख ने पाकिस्तानी मुसलमानों को, आने वालों को मारा। आपके पास मुल्तान की भी हिस्ट्री मौजूद है, आपके पास वो हिस्ट्री क्यों नहीं मौजूद? वो किताब या लफ्ज जो हकीकत आपके खानदान ने देखी या सब खानदानों ने देखी, आपके लिए उसके बारे में लफ्ज क्यों नहीं निकलता? आपके पास सिर्फ सवाल इसका क्यों है कि जी इंडियन और सिख मारे गए, इंडियन हिंदू मारे गए और सिख मारे गए। और भाई मुसलमानों की गुफ्तगू आप भी कीजिए। अगर आप होस्ट हैं तो आपको तो म्याना रवि इख्तियार करनी होगी। अगर आपने भी वन साइडेड किताबों से गुफ्तगू करनी है, मैं क्या जवाब दूं आपको? राणा साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद 47 में लाहौर में पैदा हुए, वो वन साइडेड कैसे हैं? उनकी किताब को किसी ने वन साइडेड करार नहीं दिया।
तो सर एक खानदान की जो स्टोरी है उसके ऊपर सारी हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती, वो अंग्रेजी में कहते हैं। सॉरी सर, मेरी बात भी सुन लेना प्लीज। नहीं, आपने जो किताबें पढ़ ली हैं या सुनाने लग गए हैं शकील साहब, बड़ी क्लियर सी बात है। आप इस बात को निगेट कर रहे हैं कि जो मुसलमान वहां से आए, माइग्रेट करके लाहौर वाल्टन में पहुंचे हैं, उनको किसी ने नहीं कुछ किया, उनको फूलों के हार पहना के उस सारे रास्ते से निकाला गया, किसी ने नहीं मारा। आपके जुबान से ये लफ्ज क्यों नहीं आते कि हाँ ये बात हुई? ये मेरे खानदान, अकेले खानदान की बात नहीं है। मैंने मिसाल के तौर पे बात की और जवाबन आपको अंबाला बोलना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं कि आप ऐसे हिस्टोरियन क्यों बन रहे हैं जिसके पास सिर्फ वो जुल्म मौजूद है जो यहां से हुआ, जो मुसलमानों पे हुआ। आपकी किसी किताब में आपने नहीं पढ़ा और आप नहीं बयान करना चाह रहे। अच्छा, मुझे भी अब बोलने दीजिए ना प्लीज। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। राणा साहब, मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर इश्तियाक इज नॉट एन इंडियन। फ्रीडम एट मिडनाइट जिस बंदे ने लिखी है, दो लोग हैं, वो दोनों इंडियन नहीं हैं। तो सर आपके खानदान ने सफर किया, मेरे खानदान ने सफर किया, बहुत से खानदानों ने सफर किया। मैं ये कह रहा हूं सब कंडेमेबल है, सबको मजम्मत करें। जो हिंदू मारे गए, जो सिख मारे गए, जो मुसलमान मारे गए। आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने सफर किया। आप इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि हिंदुओं और सिखों को भी मारा गया। तो सर आप वन साइडेड हैं कि मैं वन साइडेड हूं? डॉक्टर इश्तियाक वन साइडेड है। तो सर कौन सी किताब लिखी गई है मुसलमानों पे जुल्म? सबसे मशहूर किताब वही है जो अमृतसर जल रहा था। सर वो किताब पढ़ी है आपने? क्या लिखा है उस किताब में? गुफ्तगू हो गई, गुफ्तगू आपकी मुकम्मल। जी प्लीज। आपने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया कि आपने सिर्फ एक ही हिस्ट्री पढ़ी है कि जिसमें सिर्फ हिंदू और सिखों पे जुल्म हुआ है। शकील साहब कुछ बताएंगे उसके ऊपर? सर मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ बात करेंगे। मैं बार बार, क्योंकि आप 1947 में पैदा होने वाले पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं जो लाहौर में पैदा हुआ और वो बड़ा हुआ और उसने किताब लिखी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कोई कुछ ऐसा जुल्म देखा जो मैंने बयान किया और वो झूठ हो? आपने जो बयान किया कि हाँ मैं ये बात कह रहा हूं, वहां पे सारे साफ सुथरे उनको गाड़ियों में बिठा के हार पहना के पाकिस्तान पहुंचाया गया। फिर आप मुझसे ये सवाल करने में हक बजाने होंगे। अब मेरी बात सुन लीजिएगा। वन वे जा रहे हैं। जी मैं चुप हूं। अब मेरी बात सुन ले प्लीज, इंटरप्ट ना कीजिएगा। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। सर मैं ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पता नहीं आपके साथ रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा, कि हिंदुओं के साथ भी जुल्म हुआ, मुसलमानों के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ। आप बार बार ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उस जुल्म की बात करूं जो मुसलमानों के साथ हुआ। सर मैं ये बार बार कह रहा हूं कि फ्रीडम एट मिडनाइट किसी इंडियन ने नहीं लिखी। डॉक्टर इश्तियाक न हिंदू है न सिख है, वो एक पाकिस्तानी मुसलमान है। आप उसकी बात को कोई वजन देने के लिए तैयार नहीं है। वो इतना बड़ा स्कॉलर है, उसने पीएचडी की है, उसने इंडिया का सफर किया, उसने पाकिस्तान का सफर किया, उसने जिंदा बचने वाले सैकड़ों लोगों के इंटरव्यूज किए। आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अजीब बात कर रहे हैं आप। अब आपकी बात मुकम्मल हो गई जी। मैंने, चूंकि आपने बात दोबारा दोहराई, मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं। मैंने उसकी किताब पे कोई एतराज नहीं किया, मैंने आपके ऊपर एतराज किया है कि आप यहां बैठे हुए हैं, आपने वो सारी हिस्ट्री बयान की जो अरविंद बता रहे हैं, उसी के साथ आपने किताबें मिला दी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको जुल्म नजर नहीं आया जो मुसलमानों पे हुआ? आपने एक लफ्ज भी बोला है उसके बारे में अभी तक? सर मैं हैरान हूं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा। क्या है, मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं 10 दफा यह कह चुका हूं कि जुल्म हुआ, मुसलमानों के साथ भी हुआ, हिंदुओं के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। सर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अरविंद आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस बारे में, और आगे की बात करें कोई। मुझे छोटी सी बात का अगर अरविंद जवाब देने दें शकील साहब को। अच्छा जवाब देने दें राणा साहब, आखिरी दफा प्लीज इस पे कीजिएगा। हम मौजू पे जवाब ले लीजिए। ये बात हुई थी कबायली लोगों के मकबूजा कश्मीर में जाने के ऊपर, फिर मैंने ये मिसाल दी थी। जहन में रखिएगा, ये गुफ्तगू का पॉइंट उस पे आया था कि जब हम सब पे जुल्म हुए तो आप सिर्फ जुल्म सहना ही ना बताएं कि जी उसके बाद आप चुप करके बैठ जाएं। अगर लोग गए हैं बदले में वहां पे, जो कि हिस्ट्री मौजूद है कि गए हैं, उसके जवाब में मैंने ये आपको बताया था कि जब पाकिस्तान क्रिएट हो रहा था, आप अक्टूबर 47 की बात कर रहे हैं, मैं उससे चंद महीने पहलों की बात कर रहा हूं ना,
उसके साथ साथ मिला रहा हूं हर बात को, अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा था, मैंने ये जवाब उस सूरत में दिया था। अब अच्छा, बोले प्लीज। हाँ, तो सर ये फसादात जो है ना फिर अगस्त अगस्त 1946 में कलकत्ता से शुरू हुए थे, उनको भी नजर में रखिए, और वहां मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी। अरविंद, आप प्लीज इसको कंक्लूड करते हैं, बताइए ब्रीफली। जी, मैं बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में अपनी बात कहूंगा, और मैं ये कहूंगा जो मैंने पहले कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हर एक शख्स जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान गया, हर मुसलमान से, उसके परिवार से, मैं कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन या कोई ओहदेदार नहीं हूं, एक अदना सा इंसान हूं, अपने बिहाफ पे माफी मांगता हूं जिस किसी के साथ भी ज्यादती हुई। ये बात, इतनी सी बात है, इसको कहने के लिए आदमी को 20 सेकंड नहीं लगते, जिस पर इन्होंने 10 मिनट लगा दिए हैं बहस करते हुए। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये इनके लिए कहना बड़ा मुश्किल काम है, ये माफी नहीं मांग सकते हैं, मुझे पता है इनकी सोच कैसी है, ये जिहादी सोच वाले इंसान हैं, ये माफी सर नहीं मांग प्लीज इस सकते। तरह ना, जिहादी सोच को रहने दें, प्लीज आगे बात करें। ये वही सोच है, ये वही सोच है जिसने बेगुनाह हिंदुओं और सिखों का कत्ल किया, और ये आज भी इनके हाथ में अगर इक्तदार हो तो ये आज भी वही करेंगे। इनको अपनी किसी भी बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, होती तो बड़ा दिल रखते हुए शायद ये भी माफी मांगते, मगर इनसे ना हो सका। अब बात है आगे की, तो आगे की बात कोई ऐसे इंसान से क्या करे जो आदमी एक भी बात को एक्नॉलेज ना कर रहा हो। मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्लेबिसाइट पे मेरा सवाल जो था वो ये था कि इस वजह से प्लेबिसाइट नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी कॉलम निगार ये 3 वजूहात यूएन की वेबसाइट में देख के अपने यहाँ अखबार में लिखने की हिम्मत कर सकता है? अच्छा, इस पे जो है ना, इस पे राणा साहब को शायद इल्म हो, क्रिस्टीन फेयर एक अमेरिकन वो है, एकेडमिक है, थिंक टैंकर हैं, उन्होंने एक दफा इसी तरह की वो बात कर रही थी, तो उसमें एक पाकिस्तानी फुल ब्राइट स्कॉलर चले गए थे, एहतशाम, वो उनका वीडियो क्लिप मौजूद है। तो एहतशाम ने कश्मीर के मसले पे बात शुरू कर दी, प्लेबिसाइट पे बात शुरू कर दी, तो क्रिस्टीन फेयर ने उनसे यही पूछा कि भाई, पाकिस्तान में हर बंदा यूएन रेजोल्यूशंस की बात करता है लेकिन पढ़ने का तरद्दुद नहीं करता, आपने ये रेजोल्यूशंस पढ़े हैं? तो एहतशाम साहब को मानना पड़ा कि मैंने नहीं पढ़े। उस पे क्रिस्टीन फेयर को पूरा वो रेजोल्यूशन उसको समझाना पड़ा कि उस रेजोल्यूशन में था क्या। और राणा साहब ने बार बार बात की कि पंडित नेहरू जो है वो यूएन में लेके गए कश्मीर के इशू को। सर, इस पे आज इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म होता है पंडित नेहरू पे कि आप क्यों लेके गए उसको, क्यों उसको आपने यहीं पे खत्म नहीं कर दिया। जब हमने अपनी फौज भेज दी कश्मीर में, महाराजा ने एक्सेशन कर ली और ट्राइबल जो इन्वेडर्स थे वो दौड़ लगा रहे थे वापसी की, तो आपको क्या जरूरत थी यूएन में जाने की। और सर राणा साहब, एक और भी इसके साथ जुड़ा हुआ मसला है, वो है जूनागढ़। सितंबर में जूनागढ़ की एक्सेशन पाकिस्तान ने कबूल की। सर, वो किस लॉजिक के तहत कबूल की? जूनागढ़ का ना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता था, ना वहां की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी। सर, इन चीजों का भी प्लीज जवाब दीजिए, और ब्रीफली, ताकि हम कंक्लूड करें प्लीज। देखें, इसके ऊपर आपको अगर इन सब रियासत की तकसीम के ऊपर बात करनी है, एक अगला प्रोग्राम रखें और हर चीज के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। ये जो आप दोनों का एक ही नैरेटिव के पाकिस्तान में प्लेबिसाइड का किसी को नहीं पता, कम से कम मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि हम जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं हमें इस बात का पता है। अब बात यह है कि इसके ऊपर आएंगे कैसे, सवाल यहीं से निकलेगा, यहीं पे जाके गुफ्तगू होनी है कि क्या हम कश्मीर को लेके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, या वो नतीजा जो मोदी साहब ने निकाला कब्जा करने का वो निकालेंगे, या वो जो आप दो हिस्टोरियन बैठ के एक तरफ की बात दोनों मिलके कर रहे हैं कि सारा काम पाकिस्तान के कसूर का है, पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री खराब है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है। आपने कहीं बाहर से जाके, क्या आप पाकिस्तान में नहीं मौजूद हैं? क्या आपने यहाँ पे नहीं देखा? पाकिस्तान के लोग जाते हैं, किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई। जिस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की आप स्कॉलर की बात कर रहे हैं, वाकयात होते हैं, कुछ को पता होता है, कुछ को सारी चीजों का हिफ्ज नहीं होता कि जी आपने हर चीज को तैयार किया हुआ है कि आपने इसके ऊपर बात करनी है। आप पाकिस्तान और इंडिया पे बात कर रहे हैं, उसके अंदर सारी बातें आएंगी। आप अगर रियासत की तकसीम पे के जूनागढ़ पे जाएंगे, आपने हैदराबाद दक्कन के ऊपर जाना है, वहां के पैसों पे जाना है, नहीं जाना है, वहां पे क्या होता रहा और उसके बाद अब तक इंडिया क्या कर रहा है, वो फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। वो इस तरह नहीं है कि हम कोई क्विज खेल रहे हैं कि जी आप ये बता दें, मैंने वो पूछना है, मैंने ये जवाब देना है। इशू यही है
कि क्या हम इस गिरदाव से निकल के आगे निकलने का कोई रास्ता बना सकते हैं। अगर हमने यही जो हमारे मौजूद मेहमान गुफ्तगू कर रहे हैं न्यूजीलैंड से बैठ के, कि ये भी वहीं खड़े हैं, इन्होंने मुझे जहादी करार दे दिया, जहाद मेरे ईमान का हिस्सा है, मुझे इस पे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो सवाल है ना, इनको लिबरल मिल जाए, इनको पाकिस्तान को गाली देने वाला मिल जाए, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी बात गुफ्तगू करें कि आपको तो यहाँ जनाब इतना हुआ कि कोई हिंदू रहने ही नहीं दिया, आपको वो बंदा ठीक लगेगा, हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक है, इस किताब में ये लिखा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने सिंध की बात की तो आपने उसका जवाब भी देना नहीं पसंद किया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं, आप मुझे सिर्फ लाहौर की बात करें। मैंने आपको बाबरी मस्जिद का वाकया बताया कि वहां क्या हुआ, उसके ऊपर आपने कर ली माफी, आपने कर ली बात, हम बात यही बात कर रहे हैं। ये अब आप सिर्फ कश्मीर पे आ जाएं, कभी जूनागढ़ पे चले जाएं, कश्मीर पे था तो मैं कश्मीर पे बात कर रहा हूं, सब चीजें प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि जी कहां से हम आगे जा सकते हैं सोशली, इन दोनों मुल्कों में लोगों की अपलिफ्टिंग के लिए क्या हो सकता है। प्रोग्राम मेरे ख्याल में शकील चौधरी साहब ने यहाँ से आगाज किया था। सर सवाल से सवाल करूं प्लीज क्विकली, मैंने कितना टाइम लिया है आप देख लेना, प्रोग्राम में बहुत कम टाइम में अपनी बात कही है। कोफी अन्नान साहब ने, आप इसी पे नंबर बनाइए। कोफी अन्नान साहब से जब ये सवाल पूछा गया था कि यूएन रेजोल्यूशंस जो है प्लेबिसाइट के, उनके ऊपर यूएन की क्या पोजीशन है आज, तो उन्होंने कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनका अब कोई मतलब नहीं है। अब भारत और पाकिस्तान को चाहिए कि वो शिमला मुआहदे के तहत आपस में अगर कोई बैठ के कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकालें। आज यूएन रेजोल्यूशन के बारे में अब कोई बात नहीं हो सकती है। अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। उसके पहले आप ये कहें कि जी हम 65 की जंग करेंगे, जंग जीते तो कश्मीर ले लेंगे, जंग नहीं जीते, कश्मीर अगर जंग से हासिल ना हुआ तो फिर प्लेबिसाइट पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यूएन की रेजोल्यूशंस जो हैं, मेरी इनसे दरखास्त है बकायदा यूएन की जो 47 के बाद में 57 रेजोल्यूशन है वो भी पढ़ें अपने बच्चों को। उसके बाद की जो जितनी भी रेजोल्यूशंस आई हैं 51, 80, 91, 96, 98, 122, 123, 126, 209, 210, 211, 214, 215, 303 और 307, ये सारी की सारी रेजोल्यूशंस पढ़ के देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि अब वो प्लेबिसाइट की जो रेजोल्यूशन थी 47, that is gone, that is done and dusted. You can't go back in history and ask for something that you had asked 70 years ago. जी अच्छा राणा साहब, आपने जैसे कहा ना कि हम ठीक है फ्यूचर की बात करना चाह रहे थे, आपने कहा कि कश्मीर सबसे अहम इशू है, आपने बात शुरू की वहां प्लेबिसाइट नहीं करवाया इंडिया ने ये गलत किया, तो सर फिर उससे रिलेटेड इश्यूज भी तो ज़ेरे बहस आएंगे ना, उसमें जूनागढ़ का मसला भी आएगा, हैदराबाद दक्कन का भी आएगा। तो सर एम्बेसडर शाहिद अमीन ने यह लिखा है कि पाकिस्तान ने गलती की जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके, उससे पाकिस्तान का जो केस था कश्मीर पे इरोड हो गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? और फिर जो ऑफर आई थी इंडिया की तरफ से, जितने लोगों ने उसको सब्सटेंशिएट किया है और वो पाकिस्तानी हैं, मैंने कभी कोई इंडियन इसको कोट नहीं किया, वो ये कहते हैं कि आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, आपने नहीं लिया, आपकी नजर हैदराबाद दक्कन पे थी क्योंकि वो बहुत अमीर रियासत थी और वहां का जो रूलर था वो उस वक्त दुनिया का रिचेस्ट मैन था। 1937 में टाइम मैगजीन ने उसको रिचेस्ट मैन डिक्लेयर किया था दुनिया में। तो उस वक्त कश्मीर हमारे लिए शाहराग नहीं था। अगर हम कश्मीर को शाहराग समझते तो उस ऑफर को कबूल कर लेते और कोई लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत ना होती। इस पे प्लीज कुछ तो कहिए, ब्रीफली कहिए। आपकी सवाल पूरा हो गया, क्योंकि जब मैं जवाब देता हूं तो फिर आप कहते हैं कि जी आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देते। जी प्लीज। ठीक है ना जी। अब बात ये हो रही है कि प्लेबिसाइड पहले तो अरविंद साहब को सबसे अच्छा नजर आ रहा था, हमने उस पर गुफ्तगू की। मैंने जब ये कहा कि इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर लें, कोफी अन्नान पे चले गए। अभी जब 2 साल पहले मकबूजा कश्मीर को अपनी स्टेट यूनियन बनाने का प्लान हुआ तो चाइना गया सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान तो मेंबर नहीं है, वहां विटो करा देते कि जी ये किताबें खत्म हो गई हैं, अब ये हिस्ट्री खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, ये वहां पे भी मौजूद है, ये खत्म नहीं हुआ। इसका खत्म तभी मुमकिन होना है जब आपका और हमारा ये डिस्प्यूट किसी ना किसी गुफ्तगू के नतीजे में क्लियर होगा कि हाँ पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने क्या रास्ता चुनना है, क्या गुफ्तगू करनी है, तभी होगा। हम भी एग्जिस्ट करते हैं, आप भी एग्जिस्ट करते हैं, दोनों रियासतों को एग्जिस्ट
एक दूसरे को समझते हुए, जब हम ये समझ लेंगे, लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि ये तो छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, इनको तो हमने दहशतगर्दी से, इनको हम साजिशों से मार देंगे, खत्म कर देंगे, जो कि की, और पूरी कोशिश की कि जैसे अफगानिस्तान में से जो रोल प्ले किया बैठ के, और अब तिलमिला रहे हैं, वही है ना। आपको एक इंटरनेशनली अमेरिका की तरफ से आशीर्वाद हासिल है, वहां तभी रास्ते मिले थे कि पाकिस्तान को खराब कर दिया जाए, किया पाकिस्तान में 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, और वो आप लोगों को याद नजर आता है कि ये शहीद हो गए और आप लोग खुशी से बैठे हुए थे, क्योंकि वहां बॉर्डर पे बैठ के ये सारी हरकतें होती रही अफगानिस्तान के। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान ने 50 दफा कहा कि आप बताएं कोई एक बंदा, जब से ये तय हो गया, जब आपने वहां पे बारूदी सुरंगें भी लगा दी, सब कुछ कर लिया, कोई पकड़ के दिखाया आपने? जाली ऑपरेशन कर रहे होते हैं कि जी फलां अपने ही बंदे मार दिए, अपनी वर्दियां पहना के, अपने ही नाम पे, ये सारी ब्लेम गेम चल रही है। अब आपको जब तक क्लैरिटी के साथ लोगों को मिला के बिठा के कि हाँ हमें तय करना है, उस वक्त तक ये तय नहीं होगा, वरना यही गुफ्तगू चलती रहेगी। जो पोजीशन हमारी है वहां से रिकंसाइल करने के लिए आप अपनी शर्तों को मनवा नहीं सकते हैं, आप मिडिल ग्राउंड भी नहीं तलाश रहे हैं। अच्छा, मैं अगर एक स्टेटेड पॉलिसी के तहत एक और बड़ी बात कर दूं, इनसे तो नहीं होनी है, वे तो मुझे पता है, लग गया मुझे, एक और बड़ी बात कर दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो जब शिमला मुआहदा हुआ उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो से ये कहा कि हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल, उस जमाने में सीज फायर लाइन होती थी, हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं और उस मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जिसके जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि मैडम गिव मी सम टाइम, गिव मी 6 months टाइम, मैं वापस जाऊं, मैं वहां जाके आवाम में थोड़ा माहौल बनाऊं। अगर मैंने आज यहाँ बैठ के और कोई अगर वादा कर दिया तो मुझे तो लोग नोच खाएंगे बाय द टाइम मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा। तो हल जो है मसले का, अगर आज भी आपकी गवर्नमेंट ये कहे कि वी आर विलिंग टू कंसिडर दिस LOC एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडियन गवर्नमेंट का जो भी स्टांस हो वो उस स्टांस से बड़ा दिल दिखा के, और मुमकिन है कि आपके साथ में इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्या आप वो कर सकते हैं? जनाबे वाला, ये जो आप क्लेम कश्मीर का है जो कि पूरा है, ये नहीं है कि जी जिसको आपने, अगर पूरा है तो फिर आओ ले लो आके, इस तरह से नहीं होता है सर। डिप्लोमेसी में बात जो है वो ले दे के मुकमुका के वो खत्म होती है, इस तरह से नहीं होती जैसे आप कर रहे हैं। सैयद अली गिलानी जो सबसे मशहूर और पॉपुलर कश्मीरी लीडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने एक दफा कहा था कि मुसलमान जो हैं किसी गैर मुस्लिम मुआशरे में सेकुलर निज़ाम के तहत नहीं रह सकते, और वो 2 कौमी नजरिए के तहत मसला कश्मीर का हल चाहते थे। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि क्या मसला कश्मीर का हल जो है, और वो वाहिद आदमी नहीं है, सरदार मसूद साहब जो हैं AJK के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बतौर प्रेसिडेंट कहा था कि 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे कश्मीर के मसले का हल होना चाहिए। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखें, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे तो पाकिस्तान वजूद में आया था, तो सबसे पहली बात तो ये है। तो मतलब 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे चाहिए है कश्मीर का हल के नहीं? ये आप अपनी मतलब की मानी ना पहनाएं। अली गिलानी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बतौर मकबूजा कश्मीर में बैठ के पाकिस्तानी के कर रहे हैं, ये आप इसको पूरी दुनिया के साथ मुसलमान और मिलने जुलने को मत मिक्स करें। अपने सवाल के मानी बिल्कुल प्लीज उस तरह माने। मेरा मुसलमान साथी आपके साथ न्यूजीलैंड में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, वो पूरी दुनिया में होगा। ये नहीं है कि मुसलमान किसी और माशरे में नहीं रह सकता। वो एक खास तहरीक आज़ादी में बैठ के, जिनको आप लोगों ने अपनी गिरफ्त में रख के मार दिया, ये उस शख्स की स्टेटमेंट है जिसको आज़ादी का नाम देने पे मुसलसल मसलूब रखा गया। ये अली गिलानी एक खास प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। वो कहते रहे और उसी में वो शहीद हो गए कि मैं पाकिस्तानी हूं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। ये वहां की गुफ्तगू हो रही है, इसको सारी दुनिया के साथ प्लीज मत अटैच करें। ये आर्टिकल सैयद अली गिलानी साहब का है, डॉन में छपा है, मैं एग्जैक्टली उसको कोट कर रहा हूं सर। व्हाई आरंट यू आंसरिंग अ क्वेश्चन? क्योंकि मैंने, अगर मुझसे ही पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि अली गिलानी का प्रोस्पेक्ट वो है जो मकबूजा कश्मीर में एक शख्स बैठा है
जो तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद चला रहा है और उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद यही था। उन्होंने कश्मीर का हवाला देते हुए नहीं कहा सर, उन्होंने कहा अरे भाई, अब आप अपनी मर्जी के जो गैर मुस्लिम मुआशरे में रहना ठीक उसी तरह है जैसे बिन पानी के मछली के है। ये गैर मुस्लिम मुआशरे से निकल के ही तो पाकिस्तान बना ना। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं। इस तरह के ड्रामेबाजियां ना बनाएं आप। वो पाकिस्तान के वो तहरीक चला रहे थे, पता नहीं किन को बिठाया कि जो अपनी मतलब का मानी बना के मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब सैयद अली गिलानी की पूरी तहरीक पाकिस्तान में थी, वो पढ़ने की तहरीक चला रहे थे। उनकी तमाम तर गुफ्तगू और महवर इसी बात पे था। आप जो मर्जी आर्टिकल उठा लें, वो जिद्दोजहद उनकी थी कि मकबूजा कश्मीर को इंडियन तसल्लुत से निकालना है, पाकिस्तान के साथ मिलाना है। वो जो लिखते थे, वो जो बोलते थे, वो सिर्फ यही था। शकील साहब, राणा साहब, उन्होंने ये जो बात की थी वो पूरे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में की थी। सिर्फ ये नहीं कहा था कि कश्मीरी मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ नहीं रह सकता। वो उनका आप इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और सर, आपने ये फरमाया कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे वजूद में आया। तो सर, आज जो इंडिया में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? और जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हैं, क्या वो किसी अलग कौम से ताल्लुक रखते हैं या वो पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है? और इंडिया के मुसलमान जो हैं, जी, इंडिया के मुसलमान, आपके इस तरह एक जहन बना के सवाल करने पे मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपकी इस गुफ्तगू का। इंडिया के मुसलमान हैं और वो इंडियन शहरी हैं। जैसे वहां पे और अकलियतें हैं, उसी तरह वो भी वहां रह रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब जो इंडियन ने नए कवानीन मुसलमानों के लिए भी बनाए हैं, उसको ले आए फिर उसके साथ के जी वो जो सवाल आप अली गिलानी में ढूंढ रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों को शहरियत नहीं मिलेगी, और भाई ना दो, लेकिन इंटरनेशनली तो जस्टिफाई करोगे ना कि किसको आपकी जहनियत का प्रचार हो रहा है कि आपकी स्टेट क्या करने जा रही है। अगर आप एक तरफ तो ये लेकिन मैं अब आपको एक बात बता दूं, मेरे पास इसलिए नहीं कि मैंने भागना है, तो बिल्कुल नहीं भागने वाला। टाइम जितना आपने कहा था शकील साहब, उससे आधा घंटा ऊपर हो गया है। मेरा क्वेश्चन और था। मेरा क्वेश्चन ये था, इंडिया के मुसलमान किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? क्या वो हिंदुस्तानी कौम का हिस्सा हैं या नहीं हैं? ये था क्वेश्चन। और पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम हैं, वो पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है और मुसलमान हैं, और वो मुसलमान हैं। मैंने अली गिलानी के लिए कहा कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी शहीद होकर गए दुनिया से इंडियन फौज के हाथ में। वो मकबूजा कश्मीर के एक हुर्रियत पसंद लीडर थे, वो उस तहरीक को चला रहे थे। उनको उस तरह ले, ये सारी दुनिया की कहानियां जोड़ के इस तरह ना करें। सर, मेरा सवाल कुछ और था, अब जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं सर, आपको मैंने जवाब पूरा दिया। मैंने आपको पूरा जवाब दिया कि वो इंडियंस हैं जो मुसलमान हैं, इंडियन कौम का हिस्सा है ना, रह रहे हैं, इंडियन कौम का हिस्सा है। वो अपनी शनाख्त ये रखते हैं कि वो इंडियन कौम का हिस्सा होते हुए मुसलमान है। अच्छा अरविंद, आप कंक्लूड करें प्लीज। कि वो पाकिस्तानी, जी मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, और मैं इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि हर भारतीय शहरी जो भारत की ज्योग्राफियाई हुदूद में रहता है, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, ख्वाह उसका मजहब कोई भी हो। और मेरी ये तवक्को होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाला हर शख्स, चाहे उसका मजहब जो भी हो, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कोई मुसलमान है। इस बारे में किसी को कोई शक, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। इन्होंने बात करी सिटीजनशिप की कि भारत सिटीजनशिप गैर मुसलमानों को दे रहा है, मुस्लिम इसको नहीं दे रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 1971 की जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान से बिहारी मुसलमान पाकिस्तान आए, आज उनको 50 साल हो चले हैं, लाखों की तादाद में है, कराची में रहते हैं। पाकिस्तान उनको सिटीजनशिप कब देगा? पॉइंट नंबर 1, वो मुसलमान भी हैं और वो दो कौमी नजरिए पर यकीन रखने वाले मुसलमान हैं। जो सर, मैं सवाल पूरा कर लूं उसके बाद। और पॉइंट नंबर 2, आज भी बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 500,000 मिलियन ऐसे बिहारी मुस्लिम बैठे हैं, कैंपों में रहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, जैसे सैयद अली गिलानी साहब कहते हैं। तो उनको बांग्लादेश की सिटीजनशिप मंजूर नहीं है। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए इस मुल्क की सिटीजनशिप, हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमें यहां से
एयरलिफ्ट करके और पाकिस्तान लेकर जाए। आप उनको अपने मुल्क में कब लेकर आ रहे हैं? और जो बिहारी 50 साल से पाकिस्तान में, उनको सिटीजनशिप कब दे रहे हैं? आप कब जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर से अपने फौजियों को लेके, जहां कश्मीर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये लोग आपके मुल्क में बैठे हैं। इज दिस हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पोंड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज बीन पुट टू यू? कंट्रोल नहीं है सर जी। The मैंने आपको people who are living in Pakistan, who have been living there for the last 50 years, they were Muslims. Is this how you're going to respond? बांग्लादेश आपका मुल्क नहीं है, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आपने जो जुल्म रवा रखा हुआ है मकबूजा कश्मीर में, stop it now. Please stop आपको it. मैंने आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं यार? मतलब जो आपको बताया कि बिहारियों को शनाख्त मिल चुकी है जो पाकिस्तान में मौजूद है, आपको नहीं पता है। मैं अब उसके क्या जवाब दूं? नहीं मिली है। और या मकबूल जान साहब ने ऑन रिकॉर्ड मुझे ये बात कही है कि हम शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है। वो उनके लिए बात की है जो बांग्लादेश में बैठे हैं। उन्होंने, मेरा सवाल बिहारी मुसलमानों के लिए है जो पाकिस्तान में रहते हैं। ये बात बिल्कुल इट इज ऑन द फैक्ट। बहुत ज्यादा लोग आए कर रहे हैं जो बाद में आए हैं, जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल क्लियर बात है। इसी के साथ मैं अरवंद सहारन और आमिर इलियास राना से शुक्रिया के साथ खुदा हाफिज कहता हूं। उम्मीद है कि हम दोबारा भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर सकेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू शकील साहब।